क्या भगवत गीता एआई के युग में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है? कैन भगवत गीता गाइड अस इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नमस्कार, आपका स्वागत है जिज्ञासा चैनल पे। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस बात पे कि भगवत गीता में बहुत सारे पहलू हैं। देयर आर मेनी डायमेंशंस टू भगवत गीता। भगवत गीता से हम लोग स्पिरिचुअल, मैनेजमेंट लेसन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बहुत सारे चीजों पर विचार हम कर सकते हैं। उसमें जो साइंटिफिक पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ श्लोक ऐसा लेंगे जिसके बारे में हम कुछ साइंटिफिक चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। भगवत गीता मेरे जीवन में बहुत पहले आई थी, पर अब जब हमारे पास में बहुत सारे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या हम भगवत गीता के उन श्लोकों पर दोबारा विचार करें और देखें कि कैसे वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिट बैठती है। भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, जो कि आज से 5000 साल पहले डिस्कस हुई थी और उसको रिकॉर्ड किया गया था भगवत गीता के रूप में, जो कि महाभारत का एक अंग है। अब आज के युग में जहां में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साइंस बहुत ही फैसिनेटिंग है। साइंस के पास में बहुत सारे तथ्य हैं जिसके द्वारा हमें जो आउटर स्पेस है उसके बारे में, धरती के अंदर क्या है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मालूम चल रहे हैं हमें। हम मार्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं एंड हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मनुष्य दूसरे ग्रहों पर जाकर रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, कैन ह्यूमन लिव ऑन अदर प्लैनेट्स, उसको आप देख सकते हैं। हम एक बात को बताना चाहते हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, दे आर नॉट वेरी सिंपल। बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती हैं, लेकिन जब आम भाषा में उसको बताई जाती है, उसको हम पॉपुलर साइंस कहते हैं, और वो इतनी सरल होती है कि उसके आधार पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल हम उसको अपनी समझ में बैठा सकते हैं, पर उस समझ से हमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें उस थ्योरी के हिसाब से काम करना होगा, हमको एक्चुअल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन समझना पड़ेगा। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, क्वांटम थ्योरीज है, इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल इक्वेशंस है, स्ट्रिंग थ्योरी, मेम्ब्रेन थ्योरी। लेकिन उसके बारे में मोटा मोटी तरह से जानना और उसको समझना और उसको एग्जैक्टली समझना बहुत अंतर होता है। जैसे कि हम लोग क्लास 9 में जब 12-15 साल के बच्चे होते हैं, उस एज में एक साइंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में उसी के बारे में जब मास्टर्स, ग्रेजुएशन करते हैं, उस समय फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर पीएचडी करते हैं और आगे रिसर्च करते हैं, उस समय भी उन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो काफी बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से जो जितनी अंडरस्टैंडिंग जो लोग कॉमन मैन समझते हैं, वो क्या है, पॉपुलर साइंस होती है। यानी उसको हमें एक फेथ के रूप में लेना पड़ता है। मतलब जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जो मार्स के बारे में हमें बताई जा रही है, वो सत्य है, लेकिन उसको एक आम इंसान अपने तरीके से प्रूफ नहीं कर सकता। उसको सही है कि गलत है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उसको जो बताई जाती है उसको वो वैसा ही कंसिडर करके समझना होता है। अब भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को बताई थी, जब भगवान बात करते हैं तो हर एक पहलू पे बात करते हैं और वो हर चीज का कुछ ना कुछ हिंट देते हुए चले जाते हैं। उन डिस्कशन में बहुत सारी बातें होती हैं। तो भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है, इसलिए उसमें बहुत सारे पहलुओं पे बातचीत हुई है। उसमें से हम कुछ एक पहलू पर डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जिस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेनन है, कॉमन आदमी फेथ के हिसाब से ही लेता था,
उसी प्रकार से भगवत गीता में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सभी लोग फेथ के हिसाब से कंसिडर करते हैं, सही मानते हैं। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जो थे उनको हम एक हमारे साइंटिस्ट की तरह हम तुलना कर सकते, जो रिसर्च करते थे, उन सब चीजों को चर्चा करते थे, और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और समझाई गई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। पर हम देखेंगे कि उसमें जो जानकारी दी गई है किस प्रकार से हमारे अभी के ज्ञान में फिट बैठता है। इसीलिए हमने टॉपिक लिया है कि भगवत गीता जो 5000 साल पहले ही बताई गई थी, एआई के युग में किस प्रकार से हमारे जीवन में वो लागू हो सकती है और हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री का जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिपेंड करता है उसके सिटीजन्स पे। सिटीजन कैसे हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं। सिटीजन जो है इंटेलिजेंट हैं, कोऑपरेटिव हैं, सबके साथ में सपोर्टिव हैं, एम्पैथेटिक हैं, एक दूसरे के तकलीफ को समझते हैं, शेयर करते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, कॉम्पैशनेट हैं सभी जीवों पर। तो इन सब चीजों को लेकर के एक अच्छा देश का विकास संभव हो पाती है। लेकिन इस विकास की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है तो बहुत दिन तक रहेगा। अगर कोई समाज में 1000 लोग रहते हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट है तो हमेशा रहने वाले हैं। बर्थ और डेथ, भगवद गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, जातस्य, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। परंतु इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि दूसरे बच्चे जन्म हो रहे हैं और दूसरी एक पीढ़ी पूरी आ रही है, हमारी पीढ़ी। तो जो पीढ़ी, जो नेक्स्ट पीढ़ी हमारी आती है वो कैसे कंट्रोल होती है? जेनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल होती है। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस मियोसिस ये 2 सेल डिवीजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है। तो जो मियोसिस है उसमें क्या होता है कि जब हैप्लॉइड, जो आधे सेल जो डिवाइड होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में कलर के हिसाब से दिखाई गई है। तो अगर एक माता का जीन है और एक पिता का जीन से जेनेटिक मटेरियल है, तो म्यूसिस के दौरान माता का डीएनए और पिता का डीएनए दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, और उसके बाद से जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनमें माता का डीएनए रहता है और पिता का डीएनए रहता है, उस हिसाब से उभरते हैं। यानी कि जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चों के होने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि जो माता पिता होते हैं वो अपना चुनाव बिल्कुल सही करना चाहिए, कौन माता होगा कौन पिता होगा। अगर इस बारे में अच्छे से चुनाव किया जाए तब जाकर के ही आगे का जनरेशन अच्छे होंगे। पर लेकिन ये सब चीजें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ट्रेडिशन बनाए गए थे और ट्रेडिशन पे बहुत जोर दिया गया था। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? जैसे आज मेरा एक हैबिट है जिसके द्वारा मैं हेल्दी रह सकता हूँ। उस हैबिट को अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को पास ऑन करता हूँ, वो भी सीखते हैं, और उसी प्रकार से जनरेशन करते करते बहुत बड़ा समुदाय और चीज चलने लगती है, उसको ट्रेडिशन कहते हैं। तो हमारे समाज में शास्त्रों के द्वारा बताए गए थे बहुत सारे ट्रेडिशन। उस ट्रेडिशन में कुछ अंग थे, जैसे कि गर्भधान संस्कार जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार माना जाता था। गर्भधान संस्कार में ये बताई जाती थी कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष किस समय कब संभोग करें जिससे कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे गुण वाले उत्पन्न होंगे। क्योंकि इस डिटेल में हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और जब ये, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं रेड कलर का एक और ऑफ व्हाइट कलर का जेनेटिक मटेरियल है, एक माता का है एक पिता का है। तो जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होती है, कहाँ पर एक्सचेंज होगी, कैसे एक्सचेंज होगी, कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। पर कुछ ऐसी बातों को शायद वेदों में
बताई गई है, जाना जाता था, जिसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से लिखा गया है वेदों में, जिसके द्वारा इन सब चीजों पे कुछ कंट्रोल होता था। तो उसको ट्रेडिशन कहते हैं, उसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, पर वो एक तरीका था, ट्रेडिशन थी वहां पे। जब ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी तो हमको इन सब चीजों के बारे में दोबारा से रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आज हम जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, कल अगर किसी कारणवश युद्ध हो जाए या ये सभ्यता नष्ट हो जाए, सारा इंफॉर्मेशन अगर खत्म हो जाती है, तो फिर से स्क्रैच से कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाएगा, उसको फिर डिकोड किया जाएगा, समझा जाएगा, फिर से हमें रिसर्च करना पड़ेगा, सारी टेक्नोलॉजी फिर से डेवलप करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से हमारे जो ट्रेडिशन थे, अगर वो नष्ट हो जाते हैं तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। आगे देखते हैं भगवद गीता में इसके में कैसे कहते हैं। तो भगवद गीता, जिससे आपको पता है कि भगवद गीता लड़ाई के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो अर्जुन जब वहां लड़ाई करने के लिए तैयार थे, तो अर्जुन ने क्या देखा कि दोनों सेनाओं में सारे पुरुष खड़े हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये सारे पुरुष मारे जाएंगे, एक तरह से पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाती। कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवात इति उत। कहते हैं कि अगर फैमिली डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो क्या होता है कि जो समाज में जो ट्रेडिशन था खत्म हो गया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है। और उससे क्या होता है कि लोग धर्म के पालन को छोड़ देते हैं। धर्म मतलब जो अपना स्वभाव था उसको लोग छोड़ देते हैं, क्यों? ट्रेडिशन खत्म हो गई, कौन बताएगा? फिर से चीजों को सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसे सीखते नहीं है तो हम गलत रास्ते पर चल जाते हैं। फिर कहते हैं अधर्म कि जब अधर्म की प्रवृत्ति हो जाती है, तो सबसे पहले जो है वो वुमेन्स, स्त्रियों पर आघात पहुंचती है। और कहते हैं अगर स्त्रियों पर आघात पहुंचती है तो जो प्रोजनी होते हैं वो क्या होते हैं, अनवांटेड प्रोजनी कहा जाता है, इसको कहते हैं वर्ण संकर। और जो वर्ण संकर तरह के जो उत्पन्न होते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग द कम्युनिटी, फैमिली वेलफेयर एंड सारे भी जो भी समाज कल्याण के जो एक्टिविटी है, वो सब कुछ क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वर्ण संकर के होने की वजह से। पर अभी सेंटेंसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम जेनेटिक्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? सही, आपने सही समझा, जेनेटिक्स के साथ का संबंध है, क्योंकि जेनेटिक्स के द्वारा ही हम समझते हैं कि किस प्रकार के बच्चे हमारे आगे आएंगे। पर जेनेटिक्स जो है, अगर देखा जाए तो आज के युग में हमें काफी जानकारी है, लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद, इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी जो है हर घर में इस जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। यानी कि अगर हमें अपने कुल को आगे बढ़ानी है, तो अगर कोई लड़के लड़की एक अच्छे परिवार से शादी करते हैं, यानी कि जिनके परिवार में बीमारी नहीं थी, मतलब कि जो जेनेटिकली ट्रांसफरेबल बीमारियां हैं वो नहीं थी, उनके जीन्स में अच्छे हैं, तो उनके आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे। लेकिन जेनेटिक्स इस शरीर के अलावा और बहुत चीजों पर प्रभाव डालती है। तो इन सब चीजों के बारे में हमारे पास में नॉलेज, काफी अधिक नॉलेज थी शास्त्रों में, और उसको एज ए हैबिट पास ऑन किया जाता है। लेकिन जब एक डायनेस्टी खत्म होती है, सब कुछ खत्म होने के बाद क्या होता है कि इन सब नॉलेज का क्षय हो जाती है, जिसके वजह से जो है हमें कैसे बच्चे चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, नहीं करना है, वो सारी नॉलेज हमारी नष्ट हो जाती है। और क्या करना, क्या नहीं करना, इन सब चीजों को दोबारा से रिसर्च करके एस्टेब्लिश करने में बहुत सारा समय हमें लगता है। तो फैमिली ट्रेडिशन एंड जेनेटिक्स लिंक्ड है, और इसी बात को हम समझते थे गर्भधान संस्कार के द्वारा। गर्भधान के समय संस्कार की विधि बताई जाती है कि जिस प्रकार से माता और पिता की जो इच्छा रहती है, और समय के हिसाब से कौन से महीने में किस समय जब संभोग करते हैं, तो जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये सब फैमिली ट्रेडिशन में बताई जाती थी। और इस प्रकार से जेनेटिक्स की बारीकियों को अगर कोई व्यक्ति नहीं भी समझता है, फिर भी वो सब बातों को सही
समझा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ट्रेडिशन फॉलो करते आता है। जैसे कि हम जब साइंस सीखते हैं तो हम एक लैब में जाते हैं सीखने के लिए, वहां पर कुछ एक प्रोटोकॉल फॉलो की जाती है हाइजीन के लिए और केमिकल का रख रखाव के लिए। यहाँ केमिकल रखना है, यहाँ पे एसिड रखना है, यहाँ बेस रखनी है, यहाँ पे सॉल्ट रखनी है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट रहती है। तो उन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि उस ट्रेडिशन से हम ऑटोमेटिकली उस लैब में रहने के मात्र से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जो बाकी चीजें हैं हम दूसरों को देख कर सीख जाते हैं। तो हमारे खुद के पढ़ के और सीखने में बहुत कम चीजें सीखनी पड़ती है, उसी को ट्रेडिशन कहते हैं। गर्भाधान संस्कार में ये सब बातें बताई जाती थी कि अगर कोई व्यक्ति गलत समय में संभोग करता है तो उसको क्या होता है कि उस समय जो है संभोग करने के वजह से उसको गलत संतानें उत्पन्न हो सकती है। अब प्रश्न ये है कि क्या इस बात का कोई प्रैक्टिकल हमारे पास है, प्रैक्टिकल यानी केस स्टडी है? यस, हमारे पास में केस स्टडी इसका है हमारे पास में। हम उस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। एक केस स्टडी हमारे पास आती है जो कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 4वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक से 22, 39 एंड 40 श्लोक में हम पढ़ते हैं, जिसमें की बात आती है कि जो दीति थी, कश्यप मुनि की पत्नी, दीति ने कश्यप मुनि से गलत समय पे संभोग करने की इच्छा प्रकट की। और ये जो वार्तालाप है दीति और कश्यप मुनि के बीच की ये वार्तालाप है। तो ये 22वां श्लोक, 29वां श्लोक और 40वां श्लोक को हमने लिया यहाँ पे समझने के लिए। आप श्रीमद् भागवतम के पूरे स्कंद को पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी के लिए, और इस पे श्रील प्रभुपाद ने काफी विस्तार में अनुवाद किया है और अपनी टीकाएं लिखी हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो कश्यप ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी जो सेक्स डिजायर है इस समय बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम थोड़ा ठहर जाओ क्योंकि ये समय उचित समय नहीं है। लेकिन वो उस बात को नहीं मानती है। तो श्लोक नंबर 39 में कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रयास की वजह से क्या होगा कि तुम्हें 2 संतानें उत्पन्न होंगी जो कि इस पूरे संसार के लिए घातक होंगे। और कहते हैं प्राणिनाम हन्यमाना नाम, 40वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम, प्राणिनाम हन्यमाना नाम दीना नाम अकृत गसाम स्त्रीनाम निगृह माना नाम कोपितेषु महात्मसु, they will kill poor, faultless living entities, torture women and enrage the great souls। यानी कि गलत समय में दीति ने कश्यप मुनि के साथ संग किया था, तो कश्यप मुनि ने उस समय के ट्रेडिशन के हिसाब से समझ गए कि जो संतानें उत्पन्न होने वाली है वो उनका व्यवहार चरित्र ठीक नहीं होगा। इसमें ये मालूम नहीं चलता कि वो व्यक्ति विद्वान होगा कि नहीं होगा, इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, पर अगर वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दूसरों को हानि पहुंचाने में करे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करे, तो टेक्नोलॉजी तो वही है, वही लैपटॉप है, वही मोबाइल है, वही मशीन गन है, वही नाइफ है। अब नाइफ के द्वारा जो है हम सब्जी भी काटते हैं, पर उसी नाइफ का इस्तेमाल जो है अत्याचार करने के लिए हो जाती है। उसी प्रकार से जो वही जो मशीन गन है, वही जो बंदूकें हैं, वो बंदूकें, राइफल्स एंड गन्स, तो उन गन्स को जब एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, सेफ्टी की फीलिंग भावना आती है। लेकिन वही अगर बंदूक, वही नाइफ अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में देखते हैं तो हमारे मन में भय उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से जो बच्चे उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बच्चे होने वाले हैं वो कैसे रहेंगे, वो चाहे इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, लेकिन उनका जो प्रवृत्ति कैसी रहेगी, वो दूसरों को तंग करेंगे। तो इससे यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, और इस केस स्टडी में कौन पैदा हुए थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष सबसे बड़े राक्षस प्रवृत्ति के पैदा हुए थे, और उन्होंने बहुत सारा लोगों को सताया था। भगवद गीता के उसी प्रकार से भगवान दैवी और आसुरिक संपदा के बारे में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि कुछ दैवी गुण होते हैं जो कुछ आसुरी गुण होते हैं, और ये दैवी गुण और आसुरी गुण वाले जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं
वो कुछ लोग जन्म से ही आसुरिक होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही दैवी गुणों वाले होते हैं, पर उनके गुणों को बदला जा सकता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पर हम जो यहाँ बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, कि जो अर्जुन का जो शौक था कि ट्रेडिशन खत्म होने की वजह से हम पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी तो हमारे बहुत सारा जो नॉलेज था जिसको हमने आम भाषा में सीख लिया था वो नष्ट हो जाएगा और उसको दोबारा सीखना और समझना पड़ेगा। जैसे कि इन श्लोकों को देख करके कोई मन में प्रश्न खड़ा कर सकता है कि ये कैसे संभव है कि दिन के किसी समय में अगर संभोग करते हैं तो जो बच्चों की प्रवृत्ति अलग होती है, किसी अलग समय में करते हैं तो बच्चों की प्रवृत्ति अलग होती है। ये काफी डिटेल है और इसके लिए काफी रिसर्च की आवश्यकता है। मैं आगे आपको ऐसे रेफरेंस देने वाला हूं जिसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन वो सारे पहलुओं पर रिसर्च कर पाएंगे, कितना समय लगेगा वो जानना डिफिकल्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या क्या अफेक्ट कर सकती है। जेनेटिक्स हमारे फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, ये हम पूरी तरह से जानते हैं। इसका हमारे पास में पूरा एविडेंस हमारे पास में है पूरा कि अफेक्ट कर सकती है। एक स्टडी है जिसमें बताया जा रहा है कि 7.9 मिलियन इन्फेंट्स आर बोर्न विद सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स, मेजरली जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बच्चे पैदा होते हैं। तो देखिए जो अर्जुन का जो शौक था काफी सही शौक था कि अगर वो नॉलेज खत्म हो जाती है तो हमको दोबारा सीखना पड़ेगा और हमें दोबारा जाननी पड़ेगी कि क्या प्रोसेस है। आगे देखते हैं, बहुत सारे रेफरेंस हमने कलेक्ट किया है आप लोग के लिए। अभी देखिए गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज आर एडवाइजिंग, वो अपने जो सिटीजन है उनको एडवाइज कर रहे हैं कि गो फॉर प्री मैरिटल जेनेटिक स्क्रीनिंग। प्री मैरिटल जेनेटिक स्क्रीनिंग क्यों करना है? टू रिड्यूस द बर्थ डिफेक्ट्स एंड अवॉइड गेटिंग डिसऑर्डर्स। साइंटिस्ट ने पता किया है कि बहुत सारे जीन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम ERCC3 जीन्स। अगर ये जीन किसी के अंदर होता है तो क्या होते हैं? स्किन पिगमेंटेशन, जो चमड़ी के कलर में प्रॉब्लम आती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और इंटेलेक्चुअल फंक्शन भी खत्म हो सकता है। रेटिकुलर डिसजेनेसिस, AK2 जीन कहते हैं उसको। अगर ये जीन किसी के अंदर होती है तो क्या होती है? कंबाइन इम्यूनो डिफिशिएंसी आते हैं उसके अंदर में, काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। उसी प्रकार से PALB2 अगर ये होता है तो कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर। उसी प्रकार से CHEK2 ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। BRIP1 ओवरियन कैंसर हो सकती है। RAD51C, RAD51D ये भी ओवरियन कैंसर होती है। तो ये सारी चीजें हमें आज मालूम चल रही है, लेकिन ये सब चीजें जो थी अवॉइड करने का तरीका पहले कैसा था? ट्रेडिशन फॉलो करना, गर्भधारण संस्कार फॉलो करना, और जब किसी का शादी होती थी तो उनके पूरे परिवार के, पूरे खानदान के बारे में लोग जानकारी इकट्ठा करते थे। किसी को ये प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, वो कैसे थे, उनके चाचा कैसे थे, उनके दादा कैसे थे, उनकी दादी कैसी थी, उनके बच्चे कैसे हुए थे, ये सारी लोग जानकारी इकट्ठा करते थे। उसके बाद शादियां होती थी और शादियों के बाद गर्भधारण संस्कार होता था और उसके बाद ही बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया चालू करते थे। गर्भधारण मतलब गर्भ को धारण करने की विधि। लेकिन वो सारा ट्रेडिशन नष्ट होने की वजह से जो है हमें उन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साइंटिफिकली अगर हम उन चीजों को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में पैसे चाहिए, रिसर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रिसर्च करके जो इस जीन के बारे में हम चला है, ये कोई साधारण बात नहीं है और साधारण लोग समझ भी नहीं सकते। इसीलिए अब जो है लोग क्या कर रहे हैं, लोग जीन को स्क्रीनिंग करने का सोच रहे हैं कि क्या अगर हम बच्चों का स्क्रीनिंग करें तो क्या हम बच्चे किस में अच्छे होंगे, क्या इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कैसी कंपनियां खुल रही हैं जो कि जेनेटिक स्क्रीनिंग करेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद आपके बच्चों के बारे में बताएंगे कि बच्चे किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज की सोसाइटी। पहले हमारे पास में बहुत सारे कम ऑप्शन थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर हमारा बच्चा किस में अच्छा कर सकता है उसके लिए लोग
बहुत सारे चीजों का यूज करें। जेनेटिक्स एक टूल है जो लोग यूज करना चाहते हैं। उसी प्रकार से लोग जेनेटिक्स का इस्तेमाल इस बात के लिए कर रहे हैं कि बच्चे में जैसे कुछ की आदतें होती हैं कि सब्जी नहीं खाते हैं, कुछ की आदतें होती हैं कि कुछ सब्जी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो डीएनए स्क्रीनिंग करके क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चीजें अच्छी लगेंगी, मतलब, या उसके शरीर में किस चीज की कमी होने की संभावना है जिसके द्वारा हम उन सब चीजों को उसके खाने में हम अधिक से अधिक बढ़ाव करें। तो ये तो हमने देखा कि जेनेटिक्स किस प्रकार से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। यानी कि जो जेनेटिक्स है, आईक्यू जो कहते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में कहते हैं, और फिजिकल, पर क्या जेनेटिक्स हमारे इमोशनल स्टेट को भी अफेक्ट करता है? क्या जेनेटिक्स हमारे स्पिरिचुअल स्टेट्स को भी अफेक्ट करता है? अब देखते हैं हम रिसर्च टॉपिक क्या कहती है, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जेनेटिक्स हमारे इमोशनल को भी अफेक्ट करता है, और शास्त्र भी कहता है कि जेनेटिक्स हमारे इमोशनल चीजों को अफेक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं कि मोटा मोटी तौर से जेनेटिक्स जो है पूरे चीज को अफेक्ट करता है, और इस बात की जानकारी जो थी हमारे लोगों को वैदिक काल में पूरी अच्छी तरीके से थी। तो जो जन साधारण लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, जिस प्रकार से आज की डेट में हम इन रिसर्च का टाइटल पढ़ के समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, पर वो रिसर्च किस प्रकार से की जाती है, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइटल पढ़ें, जीन्स इन्फ्लुएंस इमोशनल मेमोरी, epigenetic genes and emotional reactivity to daily life events, उसके बाद जेनेटिक्स एंड इमोशन, जीनोम वाइड एसोसिएशन, स्टडी ऑफ इमोशनल एम्पैथी इन चिल्ड्रन। ये टाइटल से हम समझ सकते हैं कि ये टाइटल बात कर रहे हैं कि जीन्स हमारे इमोशनल स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं, और हमने अभी डिस्कस किया कि जीन्स जो हमारे मेंटल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो हम इन सब चीजों को जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं आज हम, लेकिन जो आम जनता है, जो कॉमन मैन है, जिनको बायोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो केवल टाइटल से ही चीजों को समझती है। उसी प्रकार से भगवत गीता में जो जानकारी दी गई थी उसके पीछे बहुत साइंटिफिक बेसिस है, पर उसमें जो जानकारी दी गई काफी प्लेन लैंग्वेज में दी गई है। उसको हमें समझना पड़ेगा अपने हिसाब से, जितना हमें अंडरस्टैंडिंग है साइंस के बारे में। तो हमने देखा कि एक श्लोक हमने लिया था जिसमें कि अर्जुन बता रहे हैं कि अगर फैमिली ट्रेडिशन नष्ट होती है तो नष्ट होने की वजह से क्या होती है कि जो बच्चे आगे आने वाले उत्पन्न होने लगते हैं, उसके बारे में कैसे बच्चे उत्पन्न किए जाए, कैसे गर्भधारण संस्कार होगा, कैसे माता पिता का चयन होगा, ये सारी जो प्रक्रिया है ये सब नष्ट हो जाएंगे सब। तो लोग शुरुआत से करेंगे, फिर से अपने हिसाब से काम करेंगे, और एक नष्ट होने की वजह से जो हमारी जो आगे की प्रोजनी होंगी वो कुछ अच्छे होंगे, मतलब काफी रैंडम चीजें हो जाएंगी, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। यानी कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर हम चीजों को अगर पूरी जानकारी के साथ करते हैं तो हमें अपने जो आउटकम है उस पर कंट्रोल रहता है। तो आज हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, जेनेटिक्स को जान के करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी से शादी करने जा रहा है कोई व्यक्ति, अगर, तो उस समय ये सारा जेनेटिक स्क्रीनिंग करना करके हम केवल फिजिकल स्टेट के बारे में पता कर सकते हैं कि हाँ कोई बड़ी बीमारी उसको आने वाले बच्चों को ना हो, लेकिन उस बच्चे का इमोशनल स्टेट भी कंट्रोल के बारे में करना, इतना सारा कुछ करने के लिए हमें बहुत सारा पैसे खर्च होंगे जो हर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी हमारे पास बहुत जानकारी इकट्ठे हो रही है, जैसे कि एक और रिसर्च चल रहा है, चिल्ड्रंस ऑफ 90s कमिंग ऑफ एज। ये रिसर्च बहुत साल पहले 1990 में से रिसर्च शुरू हुआ था। तब से उन लोगों ने काफी लोगों का जेनेटिक मटेरियल डीएनए कलेक्ट करते करते आ रहे हैं, उनके माता पिता का किया, उनके बच्चों का किया, उनके बच्चों का भी किए हैं, सारा स्टडी कर रहे हैं। यानी कि सारा जो रिसर्च पब्लिश करेंगे इतने साल 1990 से आज तक, यानी कि मेरे जन्म के कुछ सालों बाद ही शुरू हो गई थी, और अब वो रिसर्च चली आ रही है, अभी भी लोग कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन बन रहा है कि कैसे करना चाहिए, सारे जानकारी इकट्ठे की जा रही है। अब ये सारे जानकारी इकट्ठा करके लोगों के पास पहुंचाई जाएगी, लोगों को सिखाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर ये जानकारी नष्ट हो जाए तो क्या होगा?
दोबारा से सबको रिसर्च करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से अर्जुन भी यही कह रहे थे कि अगर ट्रेडिशन नष्ट होती है तो भारत की जो ट्रेडिशन क्या थी, शादी के मामले में, खास करके जो शादी विवाह के मामले में ट्रेडिशन ये थी कि हमेशा जो लड़के और लड़की का चुनाव बहुत सोच समझ के किया जाता था, और केवल लड़के और लड़की को देखकर नहीं, बल्कि उनके पूरे जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में देखा जाता था कि किसके हिस्ट्री में कोई बीमार था कि नहीं था, कैसे योद्धा लोग थे, कितने वीर थे, कैसे थे, सबका जो इमोशनल और सब कुछ स्टेट देख करके शादी का चयन के लड़के और लड़के चुने जाते थे। और उसके बाद चयन होने के बाद भी जो है, यानी वो सब चीजें अगर मालूम चलती है तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे, उनको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जैसे हमने हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ा कि अगर गलत समय में संभोग करते हैं, अगर उचित समय नहीं हुआ, उस समय अगर कोई संभोग करता है, तो जो बच्चे आने वाले होते हैं वो कैसे होंगे? इंटेलिजेंट तो होंगे, पर वो कैसे होंगे? वो काफी उग्र स्वभाव के होंगे। संभोग करते समय माता पिता के जो मानसिक स्थिति होती है उसका असर ही पड़ता है। संभोग करने से समय से बहुत पहले से वो किस प्रकार से संभोग करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, 4-5 दिन से पहले से वो कैसा उनके शरीर में जो बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस हो रही हैं विचार की वजह से। ऐसे बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स हैं जिसमें हमें ये मालूम चलते हैं कि हम क्या सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टडी हैं जिससे हमें ये मालूम चलता है कि हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसके हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रीट होते हैं, और उसी हिसाब से हमारे अंदर जो माता पिता जो हैं, जो भविष्य में एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, उनके बॉडी में केमिकल सिक्रीट होती है। उस हिसाब से जो डीएनए का फंक्शन, डीएनए का कौन सा पर एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा, ये सारे चीजें डिपेंड करती थी। पर ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बता करके गर्भधारण संस्कार के प्रोसेस को सिखाई गई थी। लेकिन मैं बताऊं तो मुझे भी इस गर्भधारण संस्कार के बारे में अभी ही मालूम चली है। मुझे भी इसके बारे में बहुत सारा जानकारी नहीं थी। क्यों जानकारी नहीं थी? क्योंकि ये सारा ट्रेडिशन नष्ट होने की वजह से भारत में इन सब ट्रेडिशन को बहुत नष्ट किया गया है। तो नष्ट करने से नुकसान पूरा मानव जाति उठा रहा है। आज हमें दोबारा से सारे रिसर्च करने पड़ रहे हैं, ये सारे रिसर्च की जा रही है। अब इस रिसर्च में हर एक पहलू को देखा जा रहा है, पर लेकिन जो सॉफ्ट पहलू हैं उनको देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस रिसर्च का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात है ऐसे कोई रिसर्च हो रही है। तो हमने क्या देखा, जो रिसर्च है वो हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब चीजों को इफेक्ट करती है। ये हम मालूम चल रहा है कि इस रिसर्च के द्वारा कि जेनेटिक्स जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट को इफेक्ट करता है। पर क्या जेनेटिक्स हमारे स्पिरिचुअल स्टेट को भी इफेक्ट करता है? हमारा जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है उसको भी इफेक्ट करता है? स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसके बारे में भगवद गीता में क्या कही गई है, और भगवद गीता में क्या ये बताया गया है कि जेनेटिक्स हमारे जो स्पिरिचुअल स्टेट को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या जेनेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों लिंक है कि नहीं है? इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड एसक्यू, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, दोनों में संबंध क्या है और कैसे हो सकता है। तो हमारा जो प्रयास यही रहेगा कि भगवद गीता के उन श्लोकों को लिया जाए और हमारा जो करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से डिस्कस किया जाए। ये साइंस का क्लास नहीं है, इसलिए हम सब चीजों को बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पर हमारा विचार ये है कि अगर हम लोगों को बताएं तो लोगों के अंदर में एक जागरूकता फैलेगी, लोग समझेंगे, उस पर क्वेश्चन रेज करेंगे, और काफी विद्वान लोग हैं जो काफी और स्टडी कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं आप इसमें दे सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब पार्ट 3 बन के आएगी देन you will come to know about this and you can watch early and have discussion. तो अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।